हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ। आज हम देखने वाले हैं 1000 साइंस सीरीज का पार्ट 7। ये सीरीज आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। हम अपने वीडियो में कुछ ऐसे सूक्ष्म प्रश्नों को शामिल करते हैं जो अधिकतर दूसरे चैनल्स और टीचर्स के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं या छूट जाते हैं, और वे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए रहते हैं। तो देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न कहता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन किसके सूचक होते हैं? उत्तर होगा वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। अगला प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना पौधों की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। कुनैन जो कि क्विनिन नामक मलेरिया बुखार की दवा के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इस कुनैन का उपयोग जो है क्विनिन नामक मलेरिया बुखार की दवा के निर्माण में उपयोग किया जाता है और ये सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है या उसका क्या नाम होता है? तो दोस्तों, फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसी भी बीज के अंकुरन में जो आवश्यक चीजें होती हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रकाश की आवश्यकता किसी भी अंकुरन के लिए नहीं होती है। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर होगा गन्ना। गन्ना के प्रवर्धन के लिए तना काट आमतौर पर उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो भाग हम लोग खाते हैं नारियल का वो होता है भ्रूणपोष। उत्तर होगा भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, आम के पौधों का वनस्पतिक नाम क्या है? आम के पौधों का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, वनस्पतिक नाम पूछ रहा है। उसका उत्तर होगा मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन जो एक क्रिया है वो क्या है? इसका उत्तर होगा एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। उत्तर होगा इसका रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है पुष्प, फ्लावर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। उत्तर होगा इसका वृक्क। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? ये WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा खेतरी क्षेत्र में तांबे का विशाल भंडार क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? जिस फसल में भारत प्रमुख रूप से धनी है उस फसल के बारे में पूछ रहा है। तो चावल के क्षेत्र में, फसल उगाने के क्षेत्र में भारत धन्य फसल है। अगला प्रश्न है, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं? किसी वृक्ष के पत्तियों के दो प्रमुख कार्य, पहला जो कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण का और दूसरा वाष्पोत्सर्जन का कार्य होता है। पत्तियों के दो प्रमुख कार्यों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट जो यूज करते हैं डॉक्टर्स या चित्रकार या शिल्पकार प्लास्टर करने के उपयोग में खासतौर से, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाई जाती है।
क्योंकि शुद्ध सोने का आभूषण बनाना काफी कठिन होता है, क्योंकि वो काफी हार्ड और ठोस होते हैं, तो उसमें तांबा मिला करके उनकी तान्यता को कम की जाती है और आभूषण को किसी भी रूप और आकार में बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? जो सबसे भारी धातु होती है वो होती है एस्मियम, वो होती है ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों, आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, या ये आग बुझाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर होगा, पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। हम जो लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसीलिए जो है सो ऑक्सीजन की जगह पे अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाएगा, जो कि काफी हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। उत्तर होगा इसका ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में पाया जाता है, जो टमाटो सॉस होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो एसिटिलीन अम्ल पाया जाता है। उत्तर होगा एसिटिलीन एसिड। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तु थे। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, या फिर सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितनी देर लगता है? उत्तर होगा 8.3 मिनट, 8.3 मिनट। अगला प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करता है? कोशिका को एक निश्चित रूप में कोशिका भित्ति प्रदान करता है। उत्तर होगा इसका कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? वो होगा क्लोरोप्लास्ट। उत्तर होगा इसका क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो कि नागपुर में स्थित है, इसका उत्तर होगा नागपुर। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जब भी पूछे तो ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है, आप इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वो सबसे सक्रिय होता है, हार्मोन है जो कि काफी सक्रिय होता है मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से भारत का वो राज्य जो जाना जाता है वो है आंध्र प्रदेश। उत्तर होगा इसका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में स्थित है, बरेली उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति जब भी पूछे दोस्तों तो आपको मांस उत्पादन से संबंधित याद रखना है, ये लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? मुर्गियों की जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है रानीखेत, वो है रानीखेत। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, या दूध कितना शुद्ध है ये किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? उत्तर होगा लैक्टोमीटर। उत्तर होगा लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? यानी कि भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में पाए जाते हैं जो कि लोग पालते हैं? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वसा की सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में पाई जाती है, या किस पशु के दूध में पाई जाती है, जानवर के दूध में पाई जाती है? वो है रेंडियर, वो है रेंडियर, जो कि हिरन को कहा जाता है रेंडियर। अगला प्रश्न है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो आसमान में बनते हैं वो किस कारणों से बनते हैं? उत्तर होगा अपवर्तन और परावर्तन के कारण, किरणों के अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका मिराज बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? तो मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? पश्मीना जो ऊन बनाया जाता है वो क्या है?
तो वो बकरी के ऊन जो बकरी का जो शरीर में बाल होते हैं उससे वो ऊन तैयार किया जाता है, पश्मीना। अगला प्रश्न है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो उत्तर होगा मादा हाथी। मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। उत्तर होगा इसका देहरादून। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। यह आंत में पहुंचता है और वहां घाव कर देता है। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये आंत में पहुंच के घाव कर देता है और इस घाव से रक्त निकलता है जो मल मार्ग से बाहर निकलता है। यह प्राय युवावस्था में होता है। ये काफी पीड़ादायक होता है और ये एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? उत्तर होगा रोनाल्ड रॉश ने। रोनाल्ड रॉश ने। अगला प्रश्न है, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन लेता है, श्वसन करता है? तो जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है वो है हाइड्रा। इसका उत्तर होगा हाइड्रा। अगला प्रश्न है, किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन के भौतिक चरण को क्या कहा जाता है? जीवन के भौतिक चरण को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका उत्तर होगा प्रोटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? इसका उत्तर होगा केंचुए में कोई आंख नहीं होता है, कोई नेत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो ये टैपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। टैपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।